किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों, आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। साथियों, मैं अमित महिला, तहसील लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ। आज दिनांक 3 अगस्त 2023 है। हर बार की तरह आज भी हम एक महत्वपूर्ण विषय जो होता है हमारा, किसी न किसी एक ऐसे टॉपिक को लेके हम आप लोगों के बीच में हाजिर होते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। तो साथियों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि जिन किसान साथियों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल आइकन घंटी को नहीं दबाया है, वो अवश्य दबा लें और बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल पर क्लिक कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकेगा और जो भी सप्ताह में हमारे 2 लाइव प्रोग्राम होते हैं उनका नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाएगा। तो साथियों, आज हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। हमारा वीडियो का विषय रहेगा आज पोटास का भाग नंबर सी और आखिरी, यानी पोटास से संबंधित हमने पीछे उसकी भूमिका और उसके स्रोत के बारे में विस्तार से बातचीत की कि पोटास हमें कहाँ कहाँ से और कैसे नेचुरल तरीके से हम ले सकते हैं। और जो आज मैं आप लोगों के बीच में एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी वीडियो हमने देखे हैं जिस वीडियो में बताया जाता है कि आप ये नुस्खा अपना लीजिए, फलाना नुस्खा ले लीजिए, ढिमका नुस्खा ले लीजिए और आप उसके अंदर ये चीज़ें डाल दीजिए। साइंटिफिकेट रूप से अगर हम बात करें तो इन चक्रों में बिल्कुल ही ना पड़ें आप। हाँ, मानता हूँ कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमारे लिए उपयोगी हैं, लेकिन ये नहीं कि आदमी मन घड़त कोई चीज़ें बना के, मन में आया वो चीज़ लिख के टाइप करके छोड़ दिया। उस इंसान को यहाँ तक नहीं पता कि इनका कम्युनिकेशन होगा तो कितना दुष्प्रभाव फसल के ऊपर पड़ सकता है। ये चीज़ें वो साथी नहीं जानते हैं। तो इनसे थोड़ा सा आप बच के रहिए, क्योंकि टीसीबीटी के बारे में आपने सच्चाई दिनों दिन होती जा रही है। वो नुस्खों पर चलने वाली दुकानें शायद जल्दी ही क्लोज हो जाएंगी, मेरे को पता है, क्योंकि काफ़ी किसान उनके विरुद्ध हो चुके हैं। हर रोज़ कोई ना कोई वीडियो उनके विरुद्ध आ रहा है और यही सेम गो कृपा अमृत के बारे में जो बार बार चर्चाएं होती थी हमारी, गो कृपा अमृत के प्रति तो एक वीडियो जो है बिल्कुल साइंटिफिक रूप से आया है। उसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, आप लोग देखेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार करें। साइंटिफिकेट रूप से वो वीडियो है और उन्होंने इस बात को बिल्कुल अग्री कर दिया कि जो गो कृपा अमृत का नाम लिया जा रहा है वो गो कृपा अमृत जो है वो वेस्ट डिकम्पोजर है। वो माननीय चंद्रा जी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अन्य किसी वैज्ञानिक के जो उन्होंने अपनी लैब में अपने स्तर के ऊपर सारी चीज़ों की जांच की। तो साथियों, अब हम वीडियो के टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। पोटास से संबंधित हमने काफ़ी हद तक बातचीत तो आप लोगों के बीच में कर ही लिया। अब हमें आज आपसे बातचीत करने का मेन औचित्य क्या था कि किन किन उत्पादों में पोटास पाया जाता है और कितना % पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं हमारे जो खेत में उपयोग होने वाली चीज़ें हैं, जैसे कंपोस्टिंग खाद। कंपोस्टिंग खाद की अगर हम बात करें तो कंपोस्टिंग खाद में कम से कम अगर सही ढंग से गोबर की खाद जो होती है, पशु की लगा लें, गाय की लगा लें, अगर उसको सीधा वैसे डिकम्पोज करके यानी प्राकृतिक तरीके से डिकम्पोज करके अगर डालते हैं तो उसके अंदर 2% पोटास की मात्रा पाई जाती है। अगर हम उस खाद को वेस्ट डिकम्पोजर से, तरल वेस्ट डिकम्पोजर से डिकम्पोज करेंगे तो तरल वेस्ट डिकम्पोजर में जो पोटास मोबाइलिजियम बैक्टीरिया जो है केएमबी जो बैक्टीरिया है वो उसकी संख्या उस गोबर में बढ़ जाएगी। तो बढ़ने के बाद उसकी जो गिनती है वो कोई परसेंटों में नहीं रहेगी, यानी बेथा मात्रा में उसके अंदर पोटास मोबाइलिजियम बैक्टीरिया की उपलब्धता हो जाएगी। अगर कंपोस्टिंग खाद को हम अगर डिकम्पोज करते हैं वेस्ट डिकम्पोजर से तो उसमें कंपोस्टिंग खाद, गोबर की खाद सभी आती है, जैसे बकरी की खाद है,
बकरी की खाद की अकेले की अगर हम बात करें तो 3% मात्रा में पोटाश पाया जाता है। भेड़ की खाद में 1.7% मात्रा में पाया जाता है। और लोबिया जो होता है हरी खाद के रूप में अगर उपयोग करते हैं तो 3.5 पाया जाता है। ढेंचा होता है उसमें कुछ परसेंट उसमें पाया जाता है। और जो पत्ते होते हैं हमारी फसलों की कुछ परसेंट मात्रा में उसके अंदर पोटाश पाया जाता है। लेकिन अगर हम इन सभी को एक जगह पर इकट्ठा कर लें, एक जगह पर इकट्ठा कर लें तो 3 2 5 6 6 2 8 8 3 11 11 और 2 11 और 2 13 13 और 7 17%। 17% मात्रा तो ये हो गई, सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई तो। और ये सभी वो चीज़ें हैं जिनकी कंपोस्टिंग हम बनाते हैं। तो 17% मात्रा पोटाश की कम नहीं होती है जी, एक मायने में बात करें तो। और फिर उसको हम वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से, तरल वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से उसको हम डिकम्पोज करेंगे और उसके अंदर पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसकी मात्रा काफ़ी गुना बढ़ जाएगी। जैसे कि हम दालों का माइक्रोन्यूट्रिएंट जो बनाते हैं, दालों के माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर कम से कम अगर हम सही मायने में बात करें तो उसके अंदर 21% पोटाश की मात्रा होती है। कभी भी किसी ने लैब अगर टेस्ट करवाया हो, हमारे एक गुजरात के साथी थी उन्होंने टेस्ट करवाया था, तो 21 से लेकर 27% उसके अंदर पोटाश की मात्रा होती है जो हम माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाते हैं दालों का, जिसके अंदर राख डालते हैं इत्यादि। 3 प्रकार की दालें डालते हैं, 3 प्रकार की तिलहनी उसमें लेते हैं, लोहे के पात्र लेते हैं, कुछ उसमें चूना भी नहीं सॉरी चूना नहीं, उसके अंदर गेरू मिट्टी डालते हैं। तो उस माध्यम से अगर बात करें तो 27% तक पोटाश माइक्रोन्यूट्रिएंट जो दालों का होता है उसके अंदर पाई जाती है। और फिर जो वेस्ट डिकम्पोजर से हम बकरी के मैन्योर का जो घोल बनाते हैं, वेस्ट डिकम्पोजर से जो बकरी के मैन्योर का घोल बनाते हैं उसके अंदर पोटाश की जो मात्रा है वो 37% होती है लिक्विड में। अब आप आंकलन लगा लीजिए कितनी परसेंट मात्रा होती होगी, क्योंकि बकरी के मैन्योर में 3% है और उसके साथ हमने वेस्ट डिकम्पोजर के द्वारा उसका सोल्यूशन तैयार किया, वो एनपीके का काम कर गया। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश सभी की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। तो ज़्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा तरह तरह के तरीके बनाने की आवश्यकता नहीं है। सरल तरीके से जिसमें हमें कामयाबी मिले वो पोटाश हमारे काम आएगी। मैंने मेरे खेत का वीडियो बनाया था, आपने सभी ने देखा था, और वीडियो में मैंने एक एक चीज़ आपके सामने बखान की थी कि मैं इस खेत में ना यूरिया डालता हूँ, ना डीएपी डालता हूँ, ना पोटाश डालता हूँ और ना ही कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट इत्यादि का उपयोग करता हूँ। हाँ, खरीफ की फसल में पॉइंट बदल बदल के, यानी अब की बार मैंने उसमें ढेंचा लगाया तो अगली साल में अगली क्रॉप में ढेंचा लगाऊंगा जिसमें बाजरा अब है। यानी वो हरी खाद जो मैं आपको बता रहा था ना जी, वो एक मजाक वाली इशू नहीं है। मेरे खेत में कार्बन की मात्रा पहले तो पता नहीं 1.40 थी, लेकिन मेरे को अनुमान लग रहा है अब की बार मेरे खेत में कार्बन की मात्रा जो होगी वो शायद 1.50 को क्रॉस कर जाएगी। अब वो चीजें 1.50 को क्रॉस करेगी तो हमें फर्टिलाइजर की आवश्यकता ही नहीं है भाई। जब हम 1% पर पहुंच जाते हैं ऑर्गेनिक कार्बन में तो हम केवल मैं बार बार आपको कहता हूं वेस्ट डिकम्पोजर से खेती कर पाओगे आप ओनली, कुछ लाने की आवश्यकता नहीं है। सुधारना किसको है? सबसे पहले अपने जमीन के ऑर्गेनिक कार्बन को सुधारना। वो आप कैसे सुधारते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर हम यहाँ बात कर लेते हैं कुछ अन्य चीज़ों में भी पोटाश की मात्रा पाई जाती है। जैसे चावल का भूसा होता है 1.75% मात्रा में, गेहूं का भूसा होता है 1% मात्रा में, अल्फा होता है 2.20% मात्रा में, सूखी घास के अंदर 2% मात्रा में, जई डंठल होता है 1.50 मात्रा में, गन्ने का जो डंठल होता है उसमें 3.7% मात्रा में, और पानी के अंदर जो जलकुंभी होती है उसके अंदर 2.20% मात्रा में, और तम्बाकू का तना जो होता है उसमें 7% पोटाश की मात्रा पाई जाती है। और किसान साथियों, ये सारी चीजें अगर आप एक जगह इकट्ठा कर लो
गोबर की खाद, कंपोस्टिंग खाद, उसमें बकरी मैन्योर भी आपने ले लिया, भेड़ की मैन्योर भी आपने ले लिया, और पशुओं को जो चारा खिलाते हैं वो पत्तियाँ भी आपने उसमें डाल दी, वो जो तम्बाकू के डंठल है वो भी आपने उसमें डाल दिए। सारा एक जगह हमने इकट्ठा कर लिया, ढेर बना लिया उसका, और फिर हमने उसमें तरल वेस्ट डिकम्पोजर डाल दिया। क्या करेगी आपकी बाजार की पोटाश? जहां पर आप कंपोस्टिंग खाद जो है यानी भर भर के ट्रालियां यूज करते हो ना, वहां पर आपको प्रति एकड़ 1 से 1.5 क्विंटल कंपोस्ट खाद में आपकी फसल अच्छी और शानदार जहर मुक्त लहलाएगी। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? लेकिन हो क्या रहा है हमारे साथ, उसको समझना पड़ेगा। हम भटक रहे हैं। हम भटक क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें यूट्यूब ने भटका रखा है। कुछ लोग झूठे वीडियो बना के डाल रहे हैं, कुछ लोग नुक्सों पर लगे हुए हैं, कुछ लोग किसी तरीके से अपने व्यूज बढ़ा रहे हैं, कुछ लोग किसी तरीके से यूट्यूब से पैसा कमाने के चक्कर में जो मन में है वो बोल रहे हैं। हालात ऐसी हो रही हैं, अब तो ये बहुत तेज हो गया। जब से मैंने वो टीसीबीटी का वीडियो डाला था उसके बाद हालात ऐसी हो गई कि पता नहीं कितने फोन जो आते हैं। उसका रीजन क्या है? यानी जो चीज आज तक हमने वीडियो में बताई, मैंने बताई हो, माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी ने बताई हो, या हमारे विवेक जी ने बताई हो, या जो हमारे अन्य जो साथी हैं जो एक्सपर्ट है इस मामले में, जो एक जगह पर केंद्रित हैं जहां से हमने शुरुआत किया था, हम उसी बात को लेके बार बार आपसे चर्चाएं कर रहे हैं। डॉक्टर माननीय श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी भी इस बात को मान चुके हैं कि आप को अगर बंजर जमीन दे दी जाए तो उसको भी आप सुधार सकते हो, ये मेरे को विश्वास है। जब हमारा वहां हम मिले थे डॉक्टर साहब से तो बोले आप भारत के 1 नंबर रत्न हैं। वो सर हम तो कुछ नहीं है, जो भी है आपके दिशा निर्देश के अनुसार हमने काम किया। फर्क इतना था कि हमने काम जो किया वो ईमानदारी से किया, और जो काम किया उसको कर दिखाया, और किसी को कोई चीज बताई तो उसके बेनिफिट फार्मर ने उठाए। वही हमारा एक मेन उद्देश्य था, और उसी उद्देश्य के अनुसार जो है आज हम काम करते आ रहे हैं। हमारे साथ नए नए किसान साथी जुड़ रहे हैं, नए नए किसान साथी हमारे बीच में कार्य कर रहे हैं, नए साथी जो हमसे भी सीख के अन्य साथियों को बताने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो साथियों, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। आज का हमारा विषय था पोटाश के बारे में। मेरे को विश्वास है कि पोटाश से संबंधित आपको सारी समस्याएं खत्म हो गई होंगी, क्योंकि पोटाश से संबंधित 3 वीडियो बना चुका हूं। पिछले 2 वीडियो किसी भी किसान साथी ने किसी कारणवश नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं डाल दूंगा, उससे वो वीडियो आप देख पाएंगे। और आज शाम को 8 बजे के बाद हमारा लाइव प्रोग्राम है, उसमें बढ़ चढ़ कर भागीदारी आप लीजिए, आपका स्वागत रहेगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।